हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर गेट 2025। तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए गेट 2025 के लिए कि आप एक अच्छी रैंक स्कोर कर पाएँ एंड अच्छा अपना गेट स्कोर ला पाएँ। ठीक है, तो क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज अगर बीच में आप वीडियो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो आपको इनकम्प्लीट नॉलेज आएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट नॉलेज कभी भी अच्छा नहीं रहता, तो वो आपके लिए नुकसान करेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। एक नोटबुक ले लीजिए। ठीक है, एंड प्रॉपर जो भी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसे नोट करिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी काफ़ी, आपकी गेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, एंड इसमें दोनों स्टूडेंट्स की बात करेंगे, कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स एंड जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या आपको अपना माइंडसेट रखना है गेट प्रिपरेशन 2025। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल गेट इजी कैंपस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जो भी हम गेट से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है, एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर 2025। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ स्टडी वालों की। ठीक है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, विदाउट कोचिंग स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले इन स्टूडेंट्स की बात करेंगे एंड इसके बाद बात करेंगे जो स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे हैं उन्हें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं, दोनों की कॉमन बात करते हैं, इसके बाद मैं सेल्फ स्टडी वाले की बात बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर बात करूंगा कोचिंग गोइंग स्टूडेंट को किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, कि आप अच्छा गेट में रैंक ला पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उनका ज़ीरो लेवल है, बिल्कुल उन्हें कुछ भी नहीं पता गेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो स्टार्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपको मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक को परचेज़ कर लेना है। ठीक है, आप अमेज़न पे जाकर क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर गेट डालेंगे तो भी आ जाएगा, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो आप किसी भी कोचिंग के प्रीवियस ईयर गेट की सॉल्यूशन बुक ले सकते हैं अपनी ब्रांच की। ठीक है, एंड ये तो आपको आगे भी काम आएगी काफ़ी एग्जाम्स में, बिकॉज गेट के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, लाइक बार किस रो एंड और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है लाइक ईएसई, तो इनके कॉन्सेप्ट बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको काफ़ी एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी अपने कॉन्सेप्ट को ग्रैप करने के लिए। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर की बुक जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, गेट की, एंड ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक बुक खरीद लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इन बुक्स के अंदर जो भी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक होती है, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का इसमें में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है। ठीक है, तो अब इनमें भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होते हैं मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लेनी है एंड उसके अंदर आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपके 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा होगा, 12 से 15 मार्क्स के आसपास के इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे। लाइक मैं सिविल इंजीनियरिंग में बताऊँ, ठीक है, आप अपनी ब्रांच का भी समझ सकते हैं, इससे आपकी भी 4 से 5 से 6 कुछ मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सर्वे ट्रांसपोर्टेशन, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड। इसमें मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड भी आप ऐड कर देंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स को भी आप मान सकते हैं इन सब्जेक्ट में। ठीक है, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स 5 to 6 सब्जेक्ट आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपका फोकस इन सब्जेक्ट्स पे सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, 15 मार्क्स, बिकॉज आपका जो 60 से 70% सिलेबस है, 60 से 70% या 75% भी आप बोल सकते हैं, तो ये इधर ही से क्वेश्चन आएगा। तो मान लीजिए, ठीक है, रेंज 65 to 75। ठीक है, 65 to 75% आपका कवरेज मेजर सब्जेक्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन पे काफ़ी कमांड करनी है, कॉन्सेप्ट पे हर एक चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ना है। लाइक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जो जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, उन उसके 13 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वेटेज है उसे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, लाइक इन सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल। ठीक है, ऐसे जो भी आपकी ब्रांच है उसमें जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उस पर अच्छे से फोकस करना है, एंड आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ठीक है,
एंड जो माइनर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट कौन से, जिनके 2 से 5 मार्क्स 6 मार्क्स इतने के आते हैं, रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं 5-6 सब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है। और इसके अंदर मैथमेटिक्स इंक्लूड करके बोला है, तो कितने, अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो उसमें एक मैथमेटिक्स हो गया, तो टोटल मेजर सब्जेक्ट कितने हो गए, 5, ठीक है। एंड रिमेनिंग हो गया आपके माइनर सब्जेक्ट। और अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप मैथ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कभी भी अपनी प्रिपरेशन मैथमेटिक्स के साथ स्टार्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोई कॉलेज में मैथमेटिक्स अच्छी थी, 11th-12th में मैथमेटिक्स अच्छी थी, आपका मैथ का बेस अच्छा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मैथ में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है या मैथ आपको उतनी अच्छी नहीं लगती, तो आप इसे बाद में शुरू करिएगा, ठीक है। तो नेवर स्टार्ट विद मैथ इफ़ यू हैव नो इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें गेट का सिलेबस ही नहीं पता होता, ठीक है। वो क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो जो कोचिंग वाले होते हैं वो तो बिल्कुल सही पढ़ते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी पढ़ने लगते हैं जो गेट के सिलेबस में होता ही नहीं है, ठीक है। एंड कई बार कोचिंग वाले स्टूडेंट्स भी रहते हैं, वो ईएसई के सिलेबस के कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जो इररिलेवेंट टॉपिक्स होते हैं गेट के सिलेबस में, वो आता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको ना गेट का सिलेबस डाउनलोड करना है सबसे पहले, ठीक है। वेबसाइट पे जाइए आईआईटी की, गेट के सिलेबस को डाउनलोड करिए और अपनी वॉल पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ। एंड आप इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। फ़ोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा गेट के सिलेबस की, जिससे आप टिक करते रहें कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, तो आपकी जो स्टडीज़ है वो ऑन द पॉइंट रहेगी, ठीक है। बिल्कुल आपका फोकस गेट के सिलेबस पे होना चाहिए, ठीक है। ये कोई नहीं है कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा कि इररिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ लें, तो कई बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। कई ऐसे ऐसे फार्मूले पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फार्मूले, पर ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे पीएचडी करनी है, ठीक है। गेट की तैयारी नहीं चल रही। जब तक आप एग्ज़ाम के फोकस होकर तैयारी नहीं करेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, कैसे भी पढ़ेंगे, कुछ भी समझेंगे, तो इस तरीके से नहीं होता। आपको पीएचडी नहीं करना है कि आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में बिल्कुल समझने में लग गए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आप सिलेबस से ही हट जाएँ, ठीक है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, लाइक सिविल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है आरसीसी, 1-1.5 महीने तक आरसीसी चले जा रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट की रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना डेप्थ में भी नहीं जाना है जो सिलेबस से आप हट जाएँ, ठीक है, बिल्कुल ही। तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ भी अच्छी नहीं रहती। आप वो टॉपिक पढ़ें जो गेट के सिलेबस में है, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा रेलेवेंट टॉपिक पढ़ने पड़ सकते हैं जो गेट में नहीं आते, ठीक है। लेकिन अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको गेट के सिलेबस पे स्टिक रहना है। सिलेबस को डाउनलोड करिए, टिक करते जाइए कौन कौन से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ उन स्टूडेंट की जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कोचिंग वालों का भी बता दूंगा कि क्या है ये, जो मैंने अभी तक बात करी ओवरऑल बता दिया आपको, आपकी तैयारी किस तरीके से रहनी चाहिए, ठीक है। अब जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें कैसा अपना प्लान बनाना है, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे जो भी आगे हम वीडियोज़ बनाएं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। तो देखिए, अगर आप ये वीडियो मई में देख रहे हैं, ठीक है, तो आप मई से स्टार्ट कर सकते हैं। जून से देख रहे हैं, ये जून है, ठीक है, जून टाइपिंग वो है, जून से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जून से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जून से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट कौन से हो गए, लाइक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ऐसे ही जो आपकी ब्रांच के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। वो सब्जेक्ट आपके जो मेजर जिनका हाईएस्ट वेटेज है 12 to 15 मार्क्स, तो वो आपको अगस्त तक कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। और वो भी बताऊंगा किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्या करना है, तो वो सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी सेल्फ स्टडी वालों के लिए कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं वो आपको अगस्त तक कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। किस तरीके से कंप्लीट करने हैं सब डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी वालों का बता रहा हूँ, फिर कोचिंग वालों का भी एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। और क्या करना है आपको, जो भी आप अपने नोट्स हैं अपने जो बना रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये मेजर सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट किस तरीके से करना है। अभी आपको ये बस समझना है कि आपको अगस्त तक अपना
सिलेबस मेजर सब्जेक्ट्स कवर कर लेने हैं अगस्त तक, ठीक है। 5 से 6 सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए हैं वो मेजर वाले, वो आपको अगस्त तक कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। अगर जुलाई से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो अगस्त तक कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके 6 सब्जेक्ट मेजर वाले, ठीक है। एंड ये क्या हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके नोट्स के जो पेजेस होंगे वो कितने होते हैं, ठीक है। जैसे कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या अगर आपको कोई मेजर सब्जेक्ट है तो 200 100 से 200 पेजेस होते हैं, ठीक है। तो उनमें से भी आपको एक हाईलाइटर ले लेना है एंड हाईलाइट करते जाने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगी, उसमें कोई फाइनल रिजल्ट निकला उसे अंडरलाइन करिए, ठीक है। फॉर्मूला कोई इंपॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब भी रिवीजन करने जाएंगे तो आपके जो 200 पेज की कॉपी होगी उसमें से जब आप पन्ने पलटेंगे तो आपको हाईलाइट वाली चीज़ दिख जाएगी, तो आपको रिवीजन करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। एंड जो आपका सितंबर से नवंबर का टाइम है उसमें आप माइनर सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट जो आपके 2 से 7 मार्क्स 2 से 5 मार्क्स के होते हैं वो सब्जेक्ट्स आप करेंगे। जो भी इन 6 सब्जेक्ट के अलावा जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो माइनर में आ गए, ठीक है। एंड आप मैथमेटिक्स कब स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स आप स्टार्ट कर सकते हैं मिड ऑफ अक्टूबर में, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये मेजर सब्जेक्ट इधर स्टार्ट करा, ठीक है, अक्टूबर आपका ये पूरा चल रहा है मेजर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप मिड ऑफ अक्टूबर में आप मैथमेटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो डेली मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अपनी अक्टूबर के बाद से प्रैक्टिस मैथमेटिक्स लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। जनवरी तक 1.5 घंटा 2 घंटा अपनी फ्लो रखिएगा मैथमेटिक्स पे, ठीक है। एंड आप क्या कर सकते हैं, नवंबर में अपना एप्टीट्यूड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नवंबर में अपना एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड है वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, ठीक है। एप्टीट्यूड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता गेट का। आपको क्या करना है एप्टीट्यूड के लिए भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। सारी ब्रांचेस के क्वेश्चन कर लेने हैं एप्टीट्यूड के 10 साल के, ठीक है। 10 ईयर्स ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस फॉर एप्टीट्यूड, ठीक है। तो वो आपको बुक्स भी मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बुक भी आती है कोचिंग्स वगैरह की जिसके अंदर एप्टीट्यूड के 10 साल के क्वेश्चन दिए होते हैं सारे ब्रांचेस के। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, अब मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा, ठीक है। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ ये भी, एंड अभी डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को कवर करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट में कितने डेज लगेंगे, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में आपको मिनिमम से मिनिमम, अगर कोई छोटा सब्जेक्ट है माइनर सब्जेक्ट है तो 18 दिन लगने चाहिए, ठीक है। एंड जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनमें 45 डेज़ लग सकते हैं, ठीक है। लाइक इन्वायरमेंटल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपको 45 डेज़ के अप्रॉक्स लग सकता है, ठीक है। एंड जो छोटे सब्जेक्ट लाइक हाइड्रोलॉजी हो गया एंड इनके लेक्चर्स वगैरह लेने में अगर आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे तो उतना से के बीच में आपके डेज़ लगने चाहिए, ठीक है। एंड जैसे ही आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन लिखा है, ठीक है। टाइपिंग एरर हो गया तो रिवीजन। जैसे ये मान लीजिए आपका जियो टेक्निकल कंप्लीट हो गया, आपका हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो गया या कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, इन दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना है अपना, ठीक है। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, माइक्रो नोट्स क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए होल्ड करिए इसे, अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए, किसी भी जैसे आप किसी भी ब्रांच से हैं, ठीक है। आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, अब क्या करना है आपको 8 से 10 घंटे इतना तो रिवीजन करना ही है। मैक्सिमम 15 घंटे भी रिवीजन कर सकते हैं। जो आपका बड़े सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है तो 15 घंटे आपके रिवीजन में लग जाएंगे। एंड अगर आपका कोई माइनर सब्जेक्ट है तो 8 से 10 घंटे आप मान सकते हैं, या मॉडरेट सब्जेक्ट है कोई तो आप मान सकते हैं कि 8 से 10 घंटे आपको लग जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, सपोज़ आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, सपोज़ ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, अब आप क्या कर सकते हैं, या तो 1-2 दिन जो पुराने सब्जेक्ट है उनका रिवीजन करिए, ठीक है। 8 से 10 घंटे या 15 घंटे अपना रिवीजन करिए, या आप क्या कर सकते हैं, अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू कर दीजिए एंड उसके साथ आप उसी के साथ, ठीक है। जैसे कि इधर जियो टेक्निकल कंप्लीट कर लिया था, इधर स्ट्रक्चरल कंप्लीट कर लिया, सपोज़ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब आपने कोई नया सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल इधर चालू करा तो आप इधर से रोज़ के 2 घंटे आप इन सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हैं, रोज़ के 2 आवर्स। तो रोज़ के 2 आवर्स हो गए तो आपका कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, 8 दिन के अंदर आपके जो दोनों सब्जेक्ट थे पिछले वाले वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें इतने दिन लग जाएगा एंड आगे आप रिवीजन करते रहेंगे उसका, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको पैरेलल रिवीजन भी करनी है साथ साथ, ठीक है। एंड रिवीजन कैसे करना है, जैसे कि आपने कोई क्लास ऑनलाइन अटेंड करी या आप खुद भी पढ़ रहे हैं तो डेली का डेली जो भी आप जितने भी पेजेस आप पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज़ करिए। सपोज़ आपने
हाइड्रोलॉजी या फिर अपनी किसी भी ब्रांच, पावर सिस्टम, इस टाइप की ब्रांच, या डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस में डेटा साइंस अगर आपने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करा, ठीक है, या सी प्रोग्रामिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने आज 4 पेज का लेक्चर कंप्लीट करा, तो आप उसे एक बारी रीडिंग कर लीजिए, ठीक है, रीडिंग कर लीजिए अच्छे से, उसके पॉइंट्स को समझ लीजिए, एंड रफ कागज़ में थोड़ा लिख के आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको क्लास के बाद एटलीस्ट 40 मिनट तो रिवाइज़ करना ही है। अगर आपका 2.5 घंटे का लेक्चर था, ठीक है, 2.5 घंटे अगर आपने पढ़ा है तो आपको 30 to 40 मिनट रिवाइज़ करना है। इससे क्या होगा, जो भी आपने क्लास के अंदर पढ़ा है उसको आपका माइंड में ग्रैप होंगी चीज़, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी बताई है मैंने, किन के लिए, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, अभी कोचिंग वालों के लिए बताऊंगा, ठीक है। एंड काफ़ी बच्चों को डाउट आता है कि ये किस तरीके से हम सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना थ्योरेटिकल बेस बनाना है, ठीक है, सब्जेक्ट को समझना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने कोई चीज़ पढ़ ली, सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पे सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, तो उसमें आपने सीपेज एंड परमेबिलिटी की थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, सपोज थ्योरी आपने उसके अंदर पढ़ ली। अब इससे रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन जम के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस टाइम के बीच में प्रैक्टिस टाइम है, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ठीक है, करिए क्वेश्चन अच्छे से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को प्रॉपर करिए, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो मतलब आपको कोई चीज़ रह ना जाए, अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, सॉल्व करिए, अपने जो क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब मैं आपको सिंपली ये कहना चाहता हूँ, आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर अपने नोट्स प्रॉपर तो बना लीजिए, ठीक है, जो थ्योरी नोट्स हैं, जो समझने वाले नोट्स हैं वो। लेकिन गेट एग्ज़ाम प्रैक्टिस का है, ठीक है, ये बच्चे गलती करते हैं, प्रैक्टिस। गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 95-98% तक न्यूमेरिकल बेस होते हैं। तो न्यूमेरिकल आप थ्योरी के बेसिस पर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे कि आपको पता है कि सी पेज क्या होता है। कई बच्चे इस तरीके से नॉलेज भी बताते हैं, सी पेज इस तरीके से होता है, वो आपका ठीक है, आप इंटरव्यू में काम आएगा, आपका ईएसई में काम आएगा, लेकिन गेट को क्रैक करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, न्यूमेरिकल कमांड होनी चाहिए आपकी। तो आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन करिए, ठीक है, अच्छे से करिए सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड मान लीजिए अगर आपका कोई सिलेबस रह गया, सपोज़ आपका जो माइनर सब्जेक्ट था वो नवंबर तक कंप्लीट ही नहीं हो पाया, तो दिसंबर इसलिए छोड़ा गया, दिसंबर में भी आप 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपका कुछ रह भी जाता है तो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 15 दिसंबर तक आपको कंप्लीट कर लेने अपने माइनर सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए नवंबर में कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे तो 15 दिसंबर तक आप चले जाइए। 15 दिसंबर के बाद आप टेस्ट सीरीज़ देना चालू करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह देंगे, कैसे देंगे, आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लेंगे, जो अच्छे कोचिंग होते हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे, ठीक है। तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपने सब्जेक्ट वाले टेस्ट को लगातार देना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, मेन प्रैक्टिस पे फोकस रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जो गलती हो रही है टेस्ट सीरीज़ में उनकी एक प्रॉपर कॉपी बनाइए, उसमें नोट करिए क्या मिस्टेक्स हो रही हैं एंड क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो ये सारा जो टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड वीडियो है कि किस तरीके से टेस्ट के मार्क्स को इम्प्रूव करते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो ये बाद में बताऊँगा, बिकॉज ये लास्ट की चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी एक्सप्लेन कर दूँगा तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, अभी लास्ट तक भूल जाएंगे। तो जब लास्ट का समय चलेगा, जब नवंबर मंथ आएगा, तो मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दूंगा। अभी आपका काम क्या है, मेजर सब्जेक्ट को अगस्त तक फॉलो करिए, कंप्लीट करिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट्स में बनाते जा रहे हैं उन्हें हाईलाइट करिए, अपने शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाते चलना, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते करते शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपका एक फ़ायदा क्या रहता है, आपको ये पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उस फॉर्मूले पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने जियो टेक्निकल का सी पेज वाला चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, पहले मैंने पढ़ लिया, फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। अब मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो मैं शॉर्ट नोट्स में मेरे को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा था, ये नोट्स के अंदर है, तो कॉमन पोर्शन जो आएगा इंपॉर्टेंट फार्मूले का, वो आपका शॉर्ट नोट्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा, उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसे बढ़ा देगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में जनरली आपके फॉर्मूलेज होते हैं जो कॉमन होते हैं, ये वाले फॉर्मूले तो आपके सारे कवर हो जाएंगे, तो इनसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी शॉर्ट नोट्स में आपके ऐड हो गए, एंड जो एक्स्ट्रा पोर्शन कुछ आ सकता है वो भी शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड हो गया, ठीक है।
आई होप मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का, ठीक है। तो ये बात हो गई सेल्फ स्टडी वालों को किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आगे वीडियोस भी आते रहेंगे कि शॉर्ट नोट्स को किस तरीके से इफेक्टिव बनाना है, क्या क्या करना है, ठीक है। एंड टेस्ट सीरीज से रिलेटेड किस टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज कैसे करना है, तो ये सारे एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता दी आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना है, ठीक है। गेट के सिलेबस पे स्टिक रहना है, ये भी बता दिया आपको। एंड जो कोचिंग जा रहे हैं अब उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं जो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बात ये बोलना चाहता हूँ सभी को कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। अब जो स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं तो उनके कोचिंग में लेक्चर्स चल रहे होंगे प्रॉपर, ठीक है। कि मान लीजिए किसी का एफएम चालू हुआ, लाइक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर थर्मल चालू हुआ, ऐसे उनके लेक्चर चलते होंगे। तो आपको बिल्कुल कोचिंग के शेड्यूल को फॉलो करते जाना है। एंड आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स जो बना सकते हैं साथ साथ, एंड PYQ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोचिंग के अकॉर्डिंग ही चलना है। अब कई स्टूडेंट्स इस बात में टेंशन लेते हैं कि हमारा सिलेबस तो दिसंबर तक कंप्लीट होगा, हमने अभी कोचिंग जुलाई में ज्वाइन करी है, दिसंबर तक कंप्लीट होगा, हम कैसे करेंगे। तो देखिए आपके कुछ समय तक ना मेजर जो सब्जेक्ट है ना कंप्लीट होते रहेंगे, तो आपको क्या करना है, उसका रिवीजन अच्छे से करना है, ठीक है। रिवीजन को अच्छे से करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते, इसलिए सेलेक्ट नहीं होते, ठीक है। जिसने रिवीजन नहीं करी, कितना भी पढ़ लीजिएगा, कितनी PhD कर लीजिएगा, रिवीजन नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छी रैंक आ ही नहीं सकती बिना रिवीजन के। तो क्या करना है आपको, जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो करते जाना है। एंड अपना जो पीछे का सब्जेक्ट्स हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे का सब गायब होता जा रहा है, पीछे का देख ही नहीं रहे। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट, करे ही नहीं रिवीजन, आगे चला जा रहा है, ठीक है। अब ये येलो क्रॉस, येलो क्रॉस, येलो क्रॉस, पीछे से ये आपको भूलते जा रहे हो। अब जब आप इधर आओगे आपको वो चीज़ याद नहीं आएगी, कॉन्फिडेंट डाउन जाएगा, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। जैसे जैसे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो कोचिंग करते हैं वो ये गलती करते हैं कि रिवीजन को करते नहीं अच्छे से, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको रिवीजन पे अच्छे से फोकस करना है, PYQ क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। एंड यही आपके वर्कबुक वगैरह मिली होगी तो वो भी सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन बेस आपका प्रीवियस ईयर ही होना चाहिए, वर्कबुक भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज और गेट के लिए क्या सफिशेंट है मैं वो भी बता देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्कबुक सॉल्व करना ज़रूरी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है, एंड टेस्ट सीरीज़ को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली आपने दे दिया, तो उतना भी सफिशेंट रैंक होता है कि आप अंडर 500 या अंडर 400 रैंक इजीली लेकर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अंडर 100, अंडर 200 इतनी रैंक चाहिए तो आपको वर्कबुक वगैरह भी सॉल्व करनी पड़ सकती है, काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ सकते हैं। इवन मैं आपको ये भी कहता हूँ कि अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की, अच्छे इंस्टीट्यूट आप जानते हैं कौन से हैं, टॉप इंस्टीट्यूट की अगर आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो वो उससे भी आपका 200 के अंडर रैंक आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे वर्कबुक वगैरह सॉल्व नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। एंड जो आपको क्लास में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, क्लास में सर आपके क्वेश्चंस करवाते होंगे, जो भी आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर सर कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे कि कई कोचिंग्स हैं वो कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करवाते हैं ESE के, ठीक है। अगर आप ESE के भी साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं तो कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करवाते हैं, ठीक है। तो कई कोचिंग वाले कन्वेंशनल क्वेश्चन करवाते हैं, तो कन्वेंशनल क्वेश्चन को आपको जो क्लास में कराया जा रहा है उसे प्रॉपर्ली सॉल्व करके समझ के कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक एक कन्वेंशनल क्वेश्चन से हज़ारों प्रिंसिपल स्ट्रेस के, प्रिंसिपल प्लेन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इन सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन अगर आपको कोचिंग में करवा रहे हैं किसी में तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, आप उस कन्वेंशनल क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको वो सिर्फ समझना है, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरे ESE के मेंस के कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लग जाएँ, ये नहीं। ऑब्जेक्टिव पे फोकस रखिए, लेकिन कोचिंग वाले जो कन्वेंशनल क्वेश्चन करा रहे हैं उनसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, तो उस पर फोकस करिएगा। कोचिंग वाले जो आपके क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो वीडियो पॉज हो गया था तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, कॉन्क्लूड कर देता हूँ। तो जो कोचिंग जा रहे हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें जो भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने हैं। एंड जो भी आपको वर्कबुक वगैरह मिलती है तो उसके टॉप 3 हाई वेटेज सब्जेक्ट, टॉप 3, ठीक है। जो भी आपकी ब्रांच के टॉप 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्निकल, इन्वायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है। जो भी आपकी ब्रांच के टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं तो उनकी आप वर्कबुक भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कई आपसे कहेंगे कि पूरी वर्कबुक सॉल्व कर लो, तो देखिए पूरी वर्कबुक सॉल्व करने का तो टाइम होता नहीं है, बिकॉज आपको नोट्स भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टॉप 3 हाई वेटेज सब्जेक्ट की वर्कबुक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अपनी ब्रांच के टॉप 3 सब्जेक्ट की वर्कबुक सॉल्व कर लेंगे एंड टेस्ट सीरीज जो आप दिसंबर एंड जनवरी में देंगे वो सफिशिएंट रहेगी एंड आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया जो कोचिंग जा रहे हैं। एंड सेल्फ स्टडी वाले क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी वाले भी अपने नोट्स कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जो नोट्स परचेज कर रखे हैं वो पढ़ सकते हैं, एनपीटीईएल के लेक्चर्स देख सकते हैं एंड अपने गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आप क्या कर सकते हैं, एक बुक आती है बिट्स एंड बाइट्स, एस एकेडमी की है, ठीक है। स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया है, जो सेलेक्ट हुए हैं उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया कि बिट्स एंड बाइट्स जो बुक है अच्छी बुक है एक, एंड काफ़ी मैंने लोगों से भी सुना है बिट्स एंड बाइट्स बुक के बारे में। तो इसमें अगर आप कोचिंग नहीं जाते तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, इसके अंदर सॉल्यूशंस भी होते हैं तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल पता है, इस तरीके की बुक पता है, तो आप खरीद सकते हैं एंड उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्स्ट्रा। हालांकि अगर आप प्रीवियस ईयर अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं एंड अपना टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज़ है उसे दिसंबर और जनवरी में अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाते हुए, मिस्टेक कॉपी बनाते हुए, प्रॉपर एनालाइज करते हुए करते हैं, तो भी आपके अंडर 100 500 रैंक एंड अंडर 400 रैंक आ जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये मैंने बुक बता दिया, 2 वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 एस एकेडमी के बिट्स एंड बाइट्स बुक आती है, तो आप ये खरीद सकते हैं, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप और किसी कोचिंग की भी लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लगे, ठीक है, इस बुक के, ऐसा मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे तो उनने बताया काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे एंड तो आप ये खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, वैसे आप किसी भी कोचिंग का कोई भी मटेरियल खरीद सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा था जो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। हालांकि आप प्रीवियस ईयर एंड वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी करेंगे, मोर देन सफिशिएंट है, अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है। मेन गेट के अंदर क्या है, मेन गेट में बच्चे गलती ये करते हैं कि रिवीजन नहीं करते, ठीक है। मेन तो यही बोलूँगा मैं, ठीक है, रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, तो रिवीजन ज़रूर करिएगा, ठीक है। गेट क्या है, गेट है कॉन्सेप्ट प्लस कंसिस्टेंसी। आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, परसों नहीं पढ़ रहे, एक दिन 15 घंटे पढ़ा, एक दिन 4 घंटे पढ़ा, परसों सो गए, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। मान लीजिए आप 15 दिन लगातार पढ़ रहे थे, थक गए, तो एक दिन अपने दोस्त के साथ घूमने चले जाइए, मूवी देखने चले जाइए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। 15 दिन पढ़ने के बाद एक दिन की छुट्टी लीजिए, एक हफ्ता पढ़ने के बाद एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप 2-3 दिन पढ़ रहे हैं, 15 घंटे 16 घंटे, उसके बाद 4 दिन पढ़ाई नहीं चल रही, फिर 5वें दिन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा सही नहीं है। मतलब ये करेंगे तो आप गेट की तैयारी भूल जाइए, ठीक है, रैंक ही भूल जाइए, आप कट ऑफ तक क्लियर नहीं होगा अगर ऐसा करेंगे तो, ठीक है। एंड होता है ऐसे, काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे ही होता है, क्या करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन। इधर जो बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, रिवीजन अच्छे से नहीं करते, ठीक है। रिवीजन बेमन की रिवीजन कर रहे हैं, कॉपी के पन्ने बस पलटे जा रहे हैं। अरे आप शॉर्ट नोट्स को पढ़िए अपने अच्छे से, उसे लिख कर देखिए, शॉर्ट नोट्स को कॉपी बंद करिए, अपने आप फॉर्मूले लिख कर देखिए, अपने दिमाग को एक्टिव रखिए, ठीक है। सिर्फ पन्ने पलटते रहेंगे और पढ़ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ पन्ने ही पलट रहे हैं, तो वो काम नहीं आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए आपको, कि डिटर्मिनेशन है कि हाँ मुझे करना है गेट का एग्ज़ाम क्लियर, जब आपका गेट का एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एंड काफ़ी बच्चे एक और गलती करते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, ईएससी के क्वेश्चन मेंस वाले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आगे के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, ईएससी के सिलेबस के कई ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो गेट में आने नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है ईएससी की तैयारी में वो काफ़ी आपको काम आए, बट अगर आप ईएससी मेंस के भी बुके मेंस कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करने लगे हैं बड़े बड़े, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। तो ये नहीं, आप कन्वेंशनल क्वेश्चन पूरी तरीके से जो आपको कोचिंग में कराए जा रहे हैं वो कन्वेंशनल क्वेश्चन कर लीजिए, जो कोचिंग में आपको बोला जा रहा है ईएससी के क्वेश्चन प्री वाले कर लीजिए वो सॉल्व, लेकिन कन्वेंशनल के मेंस के क्वेश्चन जो गेट में आने ही नहीं है तो वो आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कि ईएससी के प्रीवियस ईयर मेंस वाले करने लग जाएं, ठीक है। आपको अपना फोकस ऑब्जेक्टिव रखना है, ठीक है। एंड इरेलेवेंट टॉपिक से बचना है अगर आपको गेट में अच्छी रैंक लानी है। इरेलेवेंट टॉपिक मतलब कई ऐसे फॉर्मूले होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी गेट में पूछी ही नहीं जाएगी, ठीक है। तो जो चीज़ें बहुत कम चांसेस है पूछे जाने की, तो उसे अवॉइड ही करिएगा, ठीक है।
ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो एवरेज स्टूडेंट है, एबव एवरेज हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो टॉपर हैं, वो तो सभी कुछ करके जाते हैं, ठीक है, वो तो सभी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जो टॉप 10 या टॉप 50 में होंगे वो तो सभी कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉलेज के टाइम से, सेकेंड ईयर से। तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, अच्छी रैंक क्या लानी है, आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। देखिए आपको ना गेट के सिलेबस पे स्टिक रहना है, इसलिए मैंने बोला भी आपको डाउनलोड गेट सिलेबस एंड पेस्ट ऑन योर वॉल, ठीक है। आप जो 80 से 85% चीज़ आ रही है उस पर फोकस करिए। 5 से 10% जो चीज़ नहीं आ रही है उस पर फोकस करेंगे तो जो आपका 80 से 85% जो चीज़ें आ रही हैं, 85 से 90% जो चीज़ आ रही हैं वो नहीं आएगी, ठीक है। कई बच्चे कैलकुलेट करेंगे 5-6 सब्जेक्ट का में 65 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर इधर से। आप ये कैलकुलेशन मत करिए, आपको अपना बेस्ट वहाँ पर अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। और कभी भी 10% के चक्कर में अपना 85% को मत बिगाड़िए। 10% आपको कोई सवाल नहीं बना, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ लग गई आपको, ठीक है, तो वो आप रहने दीजिए, ठीक है। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में सपोज़ उसका वेटेज कितना है गेट में, है ही नहीं। अब वो उसका आपका कोई क्वेश्चन अटक गया कि सिविल का गेट के पेपर में, या फिर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप उस पर टेंशन ले रहे हैं, जियो टेक्निकल इन्वायरमेंट आप पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। आरसीसी का वेटेज कम है, आपने आरसीसी को अच्छे से समझ लिया, लेकिन आरसीसी के किसी ऐसे टॉपिक में फंसे हुए हैं जिसका गेट में कोई वेटेज नहीं है, ठीक है। तो इरेलेवेंट टॉपिक से बचिए, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आपको फोकस रहना है एक चीज़ पे जब भी गेट का एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। फोकस रहेंगे गेट के सिलेबस पे, इरेलेवेंट चीज़ें पढ़ने से बचेंगे, गेट का एग्ज़ाम 100% जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उससे आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है, अच्छी रैंक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आने वाली वीडियोज़ होंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, मैक्रो नोट्स क्या होते हैं, टेस्ट सीरीज़ को किस तरीके से एनालाइज करेंगे, क्या पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैंने ओवरऑल आपको आइडिया देने की कोशिश करी है कि क्या गलतियाँ नहीं करनी, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है सेल्फ स्टडी वालों को, कोचिंग वालों को। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया ये, लेकिन आपको हर चीज़ बतानी ज़रूरी थी, बिकॉज आपको कोई दिक्कत ना हो अपनी प्रिपरेशन से, ठीक है, प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कॉन्टेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन। थैंक यू।